अमर आपकी होस्ट ख़बरों के वक्फे के बाद शो को दोबारा शुरू करते हैं। और सामीन, आज का हमारे शो का दूसरा घंटा पटेल हॉस्पिटल की जानिब से पेश किया जा रहा है। और आज हम बहुत एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, पित्ते में पत्थरी, बवासीर, उसकी वजूहात, इलाज, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और भी बहुत सारे जनरल सर्जन से रिलेटेड जो भी और भी टॉपिक होंगे उसको भी हम अपने शो में शामिल करेंगे। ये बहुत एक अहम टॉपिक है जब हम बात करें दो अहम बीमारियों के बारे में, जिसमें पित्ते की पथरी और बवासीर। ये हम देखते हैं कि ये बहुत आम बीमारी है लेकिन बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाने वाले मसाइल हैं। और ये दोनों मसाइल जिस्मानी तकलीफ़ का बायस बनते हैं अगर वक्त पर इसका इलाज ना किया जाए। इस अहम टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर जुनैद ज़मान मौजूद हैं। ही इज़ अ जनरल सर्जन फ्रॉम पटेल हॉस्पिटल। और इस पर डिटेल में बात करेंगे कि ये दोनों बीमारियां क्या होती हैं और इसका इलाज और ट्रीटमेंट कितना वक्त पे ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जुनैद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू हेल्थ फॉर एवरीवन। डॉक्टर जुनैद, सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि पित्ता, ठीक है, जी जी पित्ता होता क्या है और इसमें हमारे जिस्म में इसकी जी क्या जी अहमियत है? मैं वह चाहूँगी कि पहले इसके बारे में बताइए। अच्छा, पित्ता हमारी बॉडी के अंदर जो है, हम जो ग़िज़ा लेते हैं उसको समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो ब्रेक डाउन करें ना उसको खाने को, तो फाइबर उसमें होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, जिसको लहमियात कहते हैं, और चिकनाई होती है। तो चिकनाई हमारी बॉडी में, हमारी आंतों में ऐसे एब्जॉर्ब नहीं होती हमारे सिस्टम में, बल्कि जिगर एक सब्सटेंस बनाता है जिसे कहते हैं बाइल। वो खाने के गिर्द लपटता है तो वो खाना एब्जॉर्ब कर पाता है, वरना हम चिकनाई एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि आपके पास एक ऑर्गन है जो थैली नुमा होता है, जिससे जो जिगर के बिल्कुल नीचे लटक रहा होता है, वहाँ पित्ते में बाइल स्टोर होता है। जब इंसान को भूख लगती है वो बाइल रिलीज होता है, वहाँ पे जो स्टोरेज होती है, और वो नीचे जाके खाने के साथ मिक्स होके और वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह हम फैट एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। जब किसी भी वजह से ये बाइल निकलता नहीं है या रुक जाता है, तो उसकी वजह से फैट एब्जॉर्प्शन रुक जाती है आपकी। और बहुत सारे लॉन्ग टर्म में फैट डिपेंडेंट विटामिन वगैरह भी वो एब्जॉर्ब नहीं होते। ठीक। सही। अच्छा डॉक्टर जुनैद, जब हम पित्ते की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों को पित्ते में पत्थरी होना जी जी एक बहुत आम मसला है आजकल के लाइफस्टाइल के साथ। मैं जी ये जी कह जी सक जी ऐड कर लूँ अगर उसको, तो आप क्या समझते हैं कि पित्ते में पत्थरी की मेन वजूहात पाकिस्तानी खित्ते में या एशियाई खित्ते में क्या देखी जाती हैं? नहीं, अच्छा, कई वजूहात की वजह से पथरी हो सकती है। ठीक है, एक कंडीशन ये होती है कि कुछ लोग जो होते हैं उनको ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, उनका खून जो है ना वो टूट रहा होता है, ओके। और उसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जमा होते हैं और जिसकी वजह से पथरियाँ होती हैं। इन तरह के लोगों को अक्सर यंग एज में होती हैं, यानी कि 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, इस एज में पथरी के साथ आते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन हमारे यहाँ है उसको कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से ओके। होते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ज़्यादती हो, बहुत सारे लोग हम अपनी ग़िज़ा को सही टाइम पे नहीं लेते, वक्त पे खाना ना वक्त खाना। पे खाना ना खाना, ठीक है। तो उसकी वजह से भी आपका जो पित्ता है उसके अंदर जो बाइल स्टे कर रहा है ना, तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स बन जाते हैं। और ओके। जितना ज़्यादा आप उसको एक्टिवेट करने में डिले करते हैं, वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं या ज़रात होते हैं वो जुड़ के पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, मतलब देर से खाना खाना भी एक वजह हो जी, सकती ये है। से खाना खाना भी एक वजह हो सकती है। और ये कि हमारी डाइट में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है उसकी ऑयली वजह से भी फूड, होता है, क्रॉस ऑयली फूड, फ्राइड फूड। एग्जैक्ट। ओके। और अब हम ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ गए हैं, तो ये ज़्यादा नज़र आ रहा है हमारे यहाँ। सही। तो स्मोकिंग और जो दूसरी ऐसी चीज़ें हैं, क्या ये भी पथरी बनने का सबक बन सकता है? स्मोकिंग और चीज़ें कॉज करती है, लेकिन नहीं, पथरी की वजह से स्मोकिंग नहीं है इतनी। ठीक ओके। है। अच्छा, कि कैसे पता चलता है कि मेरे पित्ते में या किसी के भी हाँ पित्ते में पथरी है? हाँ, देखिए, दो दो रीजंस की वजह से हमें पता चलता है। एक तो ये कि पेशेंट सिम्टोमेटिक हो जाए। सिम्टोमेटिक से मुराद ये है कि उसको कोई अलामात ज़ाहिर होती हैं कि उसको सिवियर पेन हो रहा है, ख़ास तौर पे सीधी तरफ पसली के नीचे या बिल्कुल सेंटर में ना, आपके ऊपर, उस एरिया के अंदर अचानक से दर्द होता है। यूजुअली रात के टाइम पे होता है और खाने के 1 से 2 घंटे के बाद होता है। अच्छा। साथ में उसके पेशेंट को बड़ा मतली की कैफियत फील होती है कि बस मुझे उल्टी आ रही है और मुझे कुछ अपने आप को रिलीव करना है। तो ये सारी फीलिंग्स के साथ आती है और यूजुअली नाइट टाइम में होता है।
ओके। तो ये एक अलामत है कि भाई आपको पथरी है। और भी रीजंस हो सकते हैं जिसमें मैदे की अलामात भी होती हैं, ओके। उसमें भी यही सिस्टम होता है कि जो यही सारी जो फीलिंग्स आती रिफ्लेक्स वगैरह आता है हैं। बहुत जी जी ज्यादा, जी जी जी। वो भी क्या एक जो सिम्टम हो रिफ्लेक्स इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, रिफ्लेक्स जो है वो मैदे के अल्सर्स के साथ एसोसिएटेड है, सकता? लेकिन अक्सर ये दोनों चीज़ें कोरस्पॉन्डिंगली साथ होती हैं, यानी कि लोगों को अक्सर अल्सर्स भी होते हैं और साथ में पित्ते का इशू भी होता है। ओके, ठीक है। तो अब उसके अंदर रिफ्लक्स भी आता है, आपका मैदा और सब चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, तो आपको यूजुअली जब कोई सिम्टम्स के साथ आते हैं ना, तो आपको वर्कआउट कराना पड़ता है कि ये लैब्स मैं कराऊंगा, टेस्ट कराऊंगा, तो मुझे पता चलेगा कि ये पित्ते की पथरी की वजह से या ये मैदे में अल्सर की वजह से, और कभी कभी सही। दोनों चीज़ें साथ भी होती हैं। ठीक है। तो ये एक चीज़ है। जो दूसरा एक रीज़न ये होती है कि किसी भी बीमारी की वजह से, या कोई बंदा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है, वो गया उसने अल्ट्रासाउंड कराया और पित्ते में पथरी आ गई जिसका कोई दर्द नहीं है, अच्छा, एक सेहतमंद आदमी जो नॉर्मल वो उसको उसको भी हो हो सकता सकती है डेफिनेटली। है? स्ट्रेस एक वजह हो सकती है, थोड़ी इसमें ऐड करी हूँ। स्ट्रेस कर सकता है, लेकिन स्ट्रेस डायरेक्टली स्ट्रेस की वजह से नहीं होता, लेकिन ये कि हाँ हमारे हाँ। लॉन्ग टर्म हार्मोनल इम्बैलेंसेस कैन कॉज ओके, गॉलस्टोन्स। ठीक है। ओके, अच्छा, आपने कहा कि जब एक नॉर्मल स्क्रीनिंग पे पता चलता है कि आपके जी पित्ते जी में जी और कोई दर्द भी नहीं है, आपको कोई सिम्टम्स भी जी नहीं जी। है। ओके, तो क्या जब पित्ते में पथरी हो तो क्या उसको निकालना ज़रूरी है, या अगर तकलीफ नहीं है तो जी उसको छोड़ सकते हैं? अच्छा, ये एक तो डिबेटेबल टॉपिक है ना बहुत, हम्म। हमारी कम्युनिटी में, डॉक्टर्स की कम्युनिटी में भी डिबेटेबल टॉपिक है। उसका एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि आपने अल्ट्रासाउंड कराया, आपको पथरी आ गई है, अब आपको कोई दर्द नहीं है लेकिन आपको ये स्टोन्स हैं। तो एक ग्रुप तो वो कहता है कि खास साइज हो स्टोन्स का, तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का हो, तो फिर भले आपको पेन नहीं भी हो रहा तो आप गॉल ब्लैडर को रिमूव करवा दें, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म गॉल ब्लैडर के रिस्क हैं फॉर कैंसर। ये जो पथरियां हैं ये दीवार को पित्ते की रगड़ती रहती हैं, वो डैमेज होती हैं, वापस रिपेयर होती हैं, फिर डैमेज होती हैं, फिर रिपेयर होती हैं, और लॉन्ग टर्म में उसमें कैंसर बनने के खदशात होते अच्छा, ओके। और किस चीज़ का कैंसर? हैं, गॉल ब्लैडर का कैंसर। अच्छा, गॉल ब्लैडर ठीक का है। कैंसर। ओके। तो फिर वो क्या कहते हैं, प्रॉब्लम फिर बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है। तो ये रिकमेंडेड है कि अगर 1.5 सेंटीमीटर से बड़ी पथरियां हैं और कोई पेन भी नहीं कर रही है, इत्तेफाक से आपको पता चल गया, तो इट्स बेटर कि आप रिमूव करवा लें। दूसरा ये है कि किसी भी साइज का स्टोन है लेकिन आप सिम्टोमेटिक, यानी आपको दर्द हो रहा है, तो आप रिमूव करवाएं। आप ये ना सोचेंगे यार मेरा दर्द आज था, 2 दिन पहले था, अब तो मैं सही हो गया हूँ, तो अब कोई मसला नहीं है। एक दफ़ा आप सिम्टोमेटिक हो गए तो आपके चांसेस ऑफ बीइंग सिम्टोमेटिक, यानी दर्द के चांसेस आपके बार बार रिकरेंस के होते हैं। बिल्कुल। तो क्या सिंपल पेन किलर खाने से दर्द सही हो जाता है? सिंपल पेन किलर्स, देखिए ये डिपेंड करता है कि कितनी सिविरिटी का है मतलब कि एक्चुअली। हमारी आवाम को पेन किलर खाने की बहुत जी, आदत जी, है जी, ना, जी, हम जी। तो हर दर्द को पेन किलर से गायब करा सकते इसके हैं। लिए थोड़ा सा इसकी ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्यों हो रहा है दर्द, वो भी बड़ा ज़रूरी है। होता ये है कि जब हम खाना खाते हैं और हमारे पित्ते में पथरियाँ हैं, जारियाँ वहाँ स्टक हो जाता है, और उसमें भी पेशेंट पेन के साथ तो आता है, लेकिन यूजुअली जॉन्डिस भी हुआ होता है उसको। तो अक्सर लोग जो समझते हैं कि जी पीलिया हो गया, वो यरकान की वजह से है, और वो कोई जिगर की खराबी, वो जिगर की खराबी नहीं, वो स्टोन फंस गया है जिसकी वजह से आपको जॉन्डिस है। इसीलिए जब भी जॉन्डिस हो तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आदमी पूरा वर्कअप कराए कि व्हाट्स द कॉज ऑफ इट, किस स्कैन वजह से कराए हो रहा गॉल है, ब्लैडर का। हाँ, अल्ट्रासाउंड कराए, और उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि अगर स्टोन है तो उसकी क्या करना। पहले मेरा एक सवाल था कि गॉल ब्लैडर का जब आप ऑपरेशन ट्रीटमेंट करते हैं जी, तो जी। इसमें सिर्फ पथरी निकाली जाती है या पूरा पित्ता ही निकाल देते हैं? इसमें पूरा पित्ता निकालते हैं हम, ठीक Okay. है। अच्छा, जिस तरह बहुत सारे लोगों को ये मुगालता होता है कि जिस तरह गुर्दे की पथरी है, जब गुर्दे में पथरी होती है तो हम सिर्फ पथरी निकालते हैं, और जब पित्ते में पथरी हो रही है तो हम पित्ता क्यों निकाल रहे हैं पूरा। उसका एक रीज़न तो ये है कि गुर्दा जो है ना इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लिविंग। हम गुर्दा निकाल देंगे तो पेशेंट को डायलिसिस होगा और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिड्यूस हो जाएगी। पित्ता निकालने से लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। थोड़ी सी ऑल्टरेशंस होती हैं, सारी बात है, इट्स पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, लेकिन उसके अलावा यू कैन लिव अ हेल्दी लाइफ विदाउट योर गॉल ब्लैडर, ठीक है। और एक दफा पित्ते में पथरी हो जाए तो अगर हम सिर्फ पत्थर निकाल दें तो रिकरेंट स्टोन्स बार बार बनते रहेंगे, अब कितनी दफा ऑपरेट कराएंगे हम। तो इट्स बेटर टू टेक आउट द कॉज रादर देन कि हम वेट करें और फिर
बार बार सर्जरी करें patient। बिल्कुल कॉलर का सवाल जी, का जी। जवाब भी दे देते हैं, बहुत अच्छा और रेलेवेंट सवाल था। जी, जी, जी। वही बात थी जो हम आप शुरू Exactly। कर रहे थे कि पेन किलर खा लेते हैं। देखिए एक दफा इनको जैसे ही पेन स्टार्ट हो गया है ना, ही शुड गेट ट्रीटेड, ही शुड हैव अ सर्जरी, क्योंकि ये बार बार दर्द बढ़ता रहेगा, तकलीफ होती रहेगी, और एक दफा पित्ते की पथरी नाली के अंदर गिर गई तो एक तो ये होगा कि आपको सर्जरी तो करानी पड़ेगी, लेकिन आपको फिर एडिशनल प्रोसीजर्स भी कराने और फिर पड़ते हैं। तकलीफ अलग होगी। जी जी जी। बिल्कुल। और कॉस्ट हमारे यहाँ एक रेलेवेंस है, क्योंकि जारी बात है काफी लोग होते हैं आजकल, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जरा डाउन है, तो उसकी वजह से जो चार्जेस ऑफ सर्जरी है वो बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाते हैं। और फिर जब आपको पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि आप कॉम्प्लिकेशन में चले गए हैं, तो आपके जैसे नॉर्मल पथरी निकालने में आपका 2 या 3 डेज का स्टे था, अब आपको 1 वीक तक रुकना पड़ रहा है, हो सकता है आपकी ERCP हो, तो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि लोगों के अपने लिए फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है बाद में। बिल्कुल आप सही कहें। अच्छा, जब ये गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है तो इसके बाद क्या इम्पैक्ट आता है बॉडी में? हाँ देखिए, गॉल ब्लैडर में जो है बाइल, मैंने कहा था स्टोरेज होती है, लेकिन बनाता लिवर है। तो एक दफा जब हम गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं तो एक इनिशियल फेज होता है 1 to 2 मंथ्स का, जिसके अंदर बॉडी ये रियलाइज करती है कि वी डोंट हैव अ गॉल ब्लैडर, नाउ वी नीड टू डायरेक्टली मेक बाइल और फ्रॉम लिवर, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सिस्टम में शामिल हो रहा होता है। तो इसीलिए पोस्ट ऑपरेटिवली जब भी सर्जरी कर लेते हैं तो हम पेशेंट को हमेशा काउंसिल करते हैं कि शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स ले, क्योंकि एक सेंसेशन होती है ब्लोटिंग की कि पेट फूल रहा है, मुझे कुछ सही तरह खाना हजम नहीं हो रहा, वो शुरू में रहती है। वंस बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट, अडेप्ट कर लेती है, तो फिर आपकी वो फीलिंग खत्म हो जाती है। अच्छा, बहुत कम लोग होते हैं जैसे फीलिंग होती है या होता भी है? मतलब होता है, आपको जारी बात है कि एक पार्ट है, आपकी बॉडी सिग्नल देती है गॉल ब्लैडर को कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे, अब गॉल ब्लैडर नहीं है वहां पे, स्लोली लिवर जो है वो बाइल बनाता रहेगा और वो सिस्टम में बाहर निकलता रहेगा। तो उसकी एब्जॉर्प्शन के अंदर भी जारी बात है टाइम लगेगा। एक स्टोर हुआ था आपका 100 ml जो फौरन निकल जाता था और आपके खाने को एब्जॉर्ब कर लेता था, अब वो नहीं है, अब आहिस्ता आहिस्ता लिवर बना रहे। तो इनिशियली हम यही कहते हैं पेशेंट्स को कि आप शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स लें, और जो फैट है वो थोड़ा सा लाइटली रिड्यूस्ड हो, बहुत ज्यादा फैटी मील ना लें। अच्छा, फैटी मील ना लें। लेस ऑयल। हाँ, विद इन 2 to 3 weeks 4 weeks वो ऑटोमेटिकली बॉडी बिल्कुल अकोमोडेट कर लेती है और फिर पेशेंट इज ओके। अच्छा ठीक है, फिर वो हम नॉर्मल रूटीन। पे लेकिन फिर भी आपको अपनी मतलब डाइटरी हैबिट्स को बेहतर करना पड़ेगा। बिल्कुल। ओके, कोई साथ में मेडिसिन भी लेनी पड़ती हैं कुछ अरसे तक, और इसमें रिकवरी ऑपरेशन के बाद कितनी जल्दी होती है? देखिए, अच्छा आप और कितना बड़ा कट होता है, इस पे थोड़ी सी सर्जरी कैसी होती है, क्योंकि लोग शायद इस पे डरते भी हैं कि भाई पूरा पित्ता निकालेंगे तो कितना बड़ा कट आएगा, क्या होगा? दरअसल अब जो पिछले 20 साल से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, जिसको आम फहम लोग पता नहीं उनको लेजर सर्जरी कहते हैं। इसमें कोई लेजर नहीं होती, वो खास इक्विपमेंट्स होते हैं, खास तरह के औजार होते हैं, जिससे हम कट मार के छोटे कट से एब्डोमेन के अंदर से पित्ता निकालते हैं। और अब तो ये है कि आप नेक्स्ट डे, एक दिन आपकी सर्जरी होती है, नेक्स्ट डे आप घर चले जाते हैं, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर कहीं पे ये डे केस सर्जरी भी होती है। डे केस का मतलब ये है आप सुबह आपने ऑपरेट करा और शाम को आप घर चले गए, ऐसा होता है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ दरअसल लोगों की इतना फहम नहीं होता, तो हम यूजुअली 24 आवर्स के लिए रखते हैं फॉर द सेक ऑफ द पेशेंट, कि अगर कोई पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो हम उसको पिक कर लें। ऐसा ना हो कि पेशेंट बेचारा घर जाए फिर वो इलाज के चक्कर में और डिले हो और कोई और प्रॉब्लम हो। तो 24 आवर्स हम सिर्फ इस एहतियात की वजह से रखते हैं, वरना इट कैन इजीली बी डन एज अ डे केस। सही। अच्छा, एक और जो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि मतलब अब पित्ता तो निकल चुका है, ठीक है, अब जाहिर है क्या जो मसाइल पित्ते में पथरी की वजह से थे, क्या वो मसाइल दोबारा आ सकते हैं? और अब वो निकल गया, लेकिन जाहिर है हम तो वैसे लोग हैं ना कि दिल का बाईपास भी करा लेते हैं, तो फिर अब अगले दिन निहारी खाने भी पहुंच जाते हैं। अब तो साफ हो गया दिल भी। नहीं आते तो नहीं है, लेकिन ये कि आपने अपनी एहतियातें तो रखनी होती हैं। बहुत रेयर एक कंडीशन होती है जिसमें बाइल डक्ट के प्राइमरी स्टोन्स हो जाते हैं, मतलब लाखों में कुछ लोग होते हैं, 1 या 2, जिनको स्टोन्स, उस पित्ते की जो नाली बची हुई है उसमें भी बार बार स्टोन्स होते हैं। अच्छा। तो लेकिन वो बहुत रेयर कंडीशन है। लेकिन व्हाई वी गो टू दैट पार्ट कि हम अपनी फिजिकल एबिलिटीज को ज़रा बेहतर करें, अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर करें, तो इंशाल्लाह
कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मेजॉरिटी 99% लोगों में प्रॉब्लम्स नहीं होती। नहीं होता है। जी जी बिल्कुल। और अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर था कि खाली जो मोटापा है, ठीक है, जी तो जी वो भी एक वजह हो जी जी सकती है। जी एग्जैक्टली। हमारे यहाँ मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ना 4 Fs कहते थे। 4 F जिसमें होंगे उन लोगों को स्टोन, गॉल स्टोन होने के चार्जेस फोर हैं। एफ से क्या मुराद है? फीमेल, ओके। खावातीन हों उनमें ठीक है। ज़्यादा होते हैं। हम्म। फर्टाइल, प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा, क्योंकि हार्मोनल हम्म। इम्बैलेंस की बात की थी तो हम्म। उनमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और फैटी यानी 20 लोग हों उनके अंदर ठीक है। होते हैं। और 35 to 45 की एज के अंदर स्टोन होते हैं। ओह तो अच्छा। जब हम मेडिकल स्टूडेंट्स थे तो हम इस तरह याद करते थे कि किसी से पूछना तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं। 4 Fs। 4 Fs। ठीक है, मुझे भी याद हो गया। ठीक है, वेरी नाइस। ये तो बहुत अच्छा। अच्छा, इस टॉपिक को हमने कवर कर लिया डॉक्टर साहब? पूरा जी गॉल जी। ब्लैडर का कोई ऐसी चीज़ रह तो नहीं गई है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि कुछ रहता है। हाँ, इसकी हाँ। कॉन्सिक्वेंसेज वो जो मैंने बताया कि अगर एक दफ़ा पित्ते में पथरी नाली में गिर गई है हाँ। और जॉन्डिस हो गया, हाँ। फिर हम एक और प्रोसीजर करते हैं जिसको कहते हैं ERCP, ठीक है। जिसमें हम कैमरे के जरिए मैदे में जाते हैं और फिर गॉल स्टोन, वो जो स्टोन वहाँ फंस गया है, उसको निकालते हैं। ठीक तो है। ये एक एडिशनल प्रोसीजर होता है। ओके। और हम जो हैं उसके बाद लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी यानी कि पित्ते का ऑपरेशन करते हैं। अब पित्ते का ऑपरेशन कब करना चाहिए ये भी एक सवाल है, क्योंकि इस पे ओके। भी एक होता है। अब हम रिकमेंड करते हैं कि किसी को अगर दर्द उठा है तो हम विद इन 72 आवर्स के अंदर ऑपरेट कर दें। ठीक है। ओके। और अब हमारे यहाँ इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन जो होते हैं मतलब वर्ल्ड वाइड, वो लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी होता है इमरजेंसी में। हाँ, ओके। अगर हमारा वो 72 आवर का पीरियड निकल जाता है, यानी 5 या 6 दिन हो गए हैं, तो फिर हम 6 वीक्स का गैप देते हैं। और ये वो जो पेशेंट्स होते हैं उनको जानने की ज़रूरत है कि हम वो 6 वीक्स का गैप इसलिए देते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो सारी आंतें चिपक जाती हैं वहाँ पर। सही। अच्छा, ज़ाहिर है ये मसला ऐसा है हाँ जी, कि हम देखते हैं कि ये अंडर प्रिविलेज लोगों में भी बहुत ज़्यादा भी ये बहुत देखा ज़्यादा। जाता है। ठीक है, तो क्या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग हैं जी कि जी जो जी अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए कोई ऐसी पटेल हॉस्पिटल में कोई इस तरह जी जी है? एग्जैक्टली। हमारे यहाँ बाकायदा एक पूरा सिस्टम है और वेलफेयर का सिस्टम है। और उसके अंदर फिर ये होता है कि हम पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं वेलफेयर में, और वहाँ से फिर उनकी पूरी जो होती है ना कॉस्ट इफेक्टिवनेस, उसको देखते हुए उनकी हेल्प की जाती है। और डॉक्टर्स को भी अक्सर नहीं पता होता कि कितनी वेलफेयर उनको मिल रही है, क्या हो रहा है। वी जस्ट सेंड देम देयर, उसके बाद हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जैसे सैयद लोग होते हैं जो ज़कात नहीं लेते, तो उनका एक अपना सिस्टम बना हुआ है और उन लोगों के लिए भी वेलफेयर होता है, लेकिन बिल्कुल। वो नॉन ज़कात वेलफेयर होता ठीक है, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वैसे थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। है। अगर हम ज़ाहिर है ये बहुत छोटे जी कट के साथ एक सर्जरी है, तो जितनी एडवांस होती है, क्या जी जी है इस तरह इसकी एक्सपेंस कितना है? दरअसल एक्चुअली इसमें एक तो ये है कि प्रोसीजर एक्सपेंस होता है, दूसरा आपके इक्विपमेंट की भी कॉस्ट होती है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे आप जो लैप्रोस्कोप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब लाखों से करोड़ों तक की बात अब जा रही है, और अल्लाह ना करे वो ब्रेक डाउन हो जाए तो आपने वो कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि आपने दूसरा इक्विपमेंट लेना होता सही है। तो बात। ये भी एक पार्ट है कि उसकी वजह से भी कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि आप जो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं अगर उसका ब्रेक डाउन हो जाता है तो दैट विल इंक्रीज द प्राइस। सो ट्रू। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ऑपरेशन सर्जरी के बाद अगर बवासीर को मतलब अपनी लाइफस्टाइल को नहीं ठीक किया जाता कि दोबारा हो दोबारा हो जाएगा, दोबारा बिल्कुल हो जाएगा? इसलिए हमें बार बार बताना पड़ता है इसको कि पेशेंट जो हैं वो ये रियलाइज करें कि भाई आप, सर्जरी इज नॉट द आंसर। वो तो कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है बवासीर की, वो इतनी बड़ी हो चुकी है या ब्लीडिंग इतनी हो रही है कि हमें सर्जरी करनी पड़ रही है उसके लिए। बिल्कुल। लेकिन ये कि अपना, अगर इफ दे हैव अ गुड ईटिंग हैबिट दे विल अवॉइड सर्जरी ऑल टुगेदर, बिल्कुल ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सही बात है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अदर दिन कुछ हमारे ये 2 टॉपिक्स अच्छे से कवर हो गए। कुछ सवाल यहाँ पर आए हैं हर्निया के हवाले जी से, जी तो मैं चाहूँगी कि हर्निया भी आप ही के जी जी उसमें जी आ जी सकता है। जी जी मैं तो हर्निया क्यों होता है, क्या वजूहात होती हैं, तो इस पे और इसका क्या ट्रीटमेंट जी होता जी है? जी दरअसल हर्निया आप इस तरह समझ लें कि आम जो हमारे पास पेशेंट आते हैं ना उनको अंदाज़ा नहीं होता कि हर्निया है क्या चीज़। हमारी जो बॉडी है वो तहों पे मुश्तमिल है, मल्टीपल लेयर्स हैं, तहें हैं जिसके ऊपर होता है। सबसे ऊपर वाली लेयर है हमारी स्किन, स्किन के नीचे चर्बी होती है और चर्बी के नीचे हमारे फेशियाज और पट्टे होते हैं। तो हर्नियाज यूजुअली जो होते हैं वो हमारी जो पट्टे हैं उनकी वीकनेस हो जाती है। वीकनेस की वजह से
वहाँ पे एक सुराख बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी आंतें हैं या हमारे आंतों की चर्बी, जिसको हम मोमेंटम कहते हैं, वो बार बार उसमें आती है और बाहर वापस जाती है। तो पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि मैं चलता हूँ तो कोई चीज़ है जो बाहर निकल आती है, ज़ोर लगाता हूँ वो चीज़ बाहर आ जाती है, और जब मैं लेटता हूँ तो वो वापस अंदर चली जाती है। तो दिस इज़ टिपिकल अलामत कि पेशेंट को एक हर्निया है जो मौजूद है। अच्छा, इसके और भी रीजंस होते हैं। और क्या रीजंस होते हैं कि किसी वजह से कोई प्रोलॉन्ग या बहुत लंबे अरसे तक पेट पे जोर लगाता रहे। क्या वजन उठाता है? जी जी, कॉन्स्टिपेशन इज अगेन रिलेटेड विद हर्निया फॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन। ओके। इसी तरह जो लोग दमे के मरीज हैं, जिनको बहुत सांस होता है, बहुत ज्यादा सांस लेते हैं, उनमें ये होता है। स्मोकर्स जो होते हैं उसमें भी हर्निया के चांसेस बढ़ जाते हैं। खांसी भी खांसी दमे के मरीज खांसते भी खांसते काफी बहुत रहते हैं, ज्यादा, हाँ। तो जिसपे आपके पेट पे ज्यादा जोर लगाना पड़ जाए, या कोई लोग मजदूर वगैरह जो बहुत हैवी वेट उठा लिफ्ट रहे, करते हैं, तो ये कहलाती है सेकेंडरी कॉजेज ऑफ हर्निया। और प्राइमरी कॉज ये भी होती है कि जब इंसान डेवलप हो रहा होता है माँ के पेट में, तो मेल्स के अंदर खास तौर पे जो टेस्टिस होती हैं ना, वो बॉडी के अंदर होती हैं, वो नीचे आती हैं एट बर्थ। तो कभी कभार उसके साथ एक रास्ता बना हुआ होता है जो खुद खत्म हो चुका होता है, लेकिन कुछ लोगों में वो रास्ता परसिस्ट करता है, ये पैदाइशी तौर पे होता है और इसको खत्म नहीं कर सकते। तो इसके अंदर वो रास्ता बना होता है जिससे आंत वापस नीचे आ रही होती है। तो उसके अंदर भी मैकेनिज्म यही है, लेकिन उसका रीजन कंजेनाइटल यानी कि पैदाइशी तौर पे वो होता है। और बचपन में जैसे माँ कहती है कि भाई ये बच्चा रोता है तो सूजन होती है, राइट गोली के पास या लेफ्ट गोली के पास इसको सूजन हो जाती है, बच्चा बहुत रोता है, देखें लाल हो गया है, वापस नहीं जा रहा। बचपन में भी हो सकता है। बचपन में हो सकता है। तो उसकी रीजन यंग एज में होने के कंजेनाइटल यानी कि पैदाइशी होते हैं, और ज्यादातर जो मैंने बताया कि स्मोकिंग, और उसमें यूजुअली 40-50 साल के लोग, उनमें ये रीजंस होते हैं होने के। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर जुनैद। बहुत डिटेल में आई थिंक हमने गॉल ब्लैडर और हर्निया और इन चीज़ों को डिस्कस कर दिया, बवासीर को। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे, कोई अहम मैसेज जो आप हर दिन डिफरेंट मरीज़ इस बीमारी के देखते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसे 5 टिप्स दे सकते हैं जिनसे हम बच सकते हैं इन बीमारियों से? सबसे पहले तो ये कि डोंट लिंगर अबाउट। आपको अगर कोई तकलीफ है ना, तो उसको ये ना सोचें कि बस मैं बाद में कराऊंगा, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं दवाई खा लेता हूँ। हमेशा अपने लोकल सर्जन के पास या जो भी फिजिशियन है उसके पास जाके उसको ज़रूर आप बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आपकी डिले से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना वो बहुत ज़रूरी है अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस को। सब्जियां ज़्यादा खाएं, चिकनाई की चीज़ें कम इस्तेमाल करें, गोश्त कम करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज इज़ गोइंग टू इम्प्रूव योर कॉन्स्टिपेशन। बॉडी की मूवमेंट से भी फ़र्क पड़ता है। और ये कि अपना सिर्फ डिले से जो है ना कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और फिर आपके बोथ फाइनेंशियली और आपकी बॉडी भी दोनों स्ट्रेस में, बहुत स्ट्रेस में। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर जुनैद। कैसा लगा आपको शो पे आके, रेडियो की इंपॉर्टेंस पे कुछ? जी जी जी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने सारे लोग कॉल करेंगे, और लोगों ने काफ़ी अपने जेन्युइन क्वेश्चंस किए, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया, और इट्स अ गुड मोड जिससे आप मासेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर जुनैद, और पटेल हॉस्पिटल का भी शुक्रिया कि हम इस अहम टॉपिक के ऊपर डॉक्टर जुनैद जमान के साथ डिस्कशन कर सके। और लिसनर्स, मैं आपका भी थैंक यू कहूँगी कि आप हमारा शो सुनते हैं, लेकिन सुनिए ज़रूर। और सेहत के हवाले से ये जो डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं इन्फॉर्मेशन देने, यकीन करें डॉक्टर्स बहुत बिजी होते हैं, अपनी सर्जरीज़, अपनी OPDs और ये तमाम वक्त छोड़ कर 1.5 से 2 घंटे का वक्त होता है जो यहाँ आके देते हैं। तो प्लीज़ अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, और वक्त से पहले अगर मर्ज़ का इलाज कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, और हमेशा एहतियात करना इलाज से उससे ज़्यादा भी बेहतर है। तो अपनी ज़िंदगी में सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को शामिल कीजिए। वो चीज़ें जो आपकी सेहत को ख़राब करती हैं, आज भी रियलाइज़ अगर आप कर लेते हैं तो कभी देर नहीं है। सेहत के मामले में बहुत देर मत कीजिए। आज भी अगर हमारा शो सुनने के बाद आपको लगता है कि आपको आज से आप वॉक करना शुरू कर सकते हैं, कुछ अच्छा खाना खाना शुरू कर सकते हैं, वक्त पे सोना शुरू कर सकते हैं, बहुत सारी आदत हैं जो चेंज कर सकते हैं,
और स्ट्रेस, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास स्ट्रेस नहीं है या डॉक्टर जुनैद मेरे सामने बैठे हैं उनको स्ट्रेस नहीं है, तो स्ट्रेस सबके पास होता है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, और अल्लाह ताला ने जो आपको सेहतमंद ज़िंदगी दी है वो एक ही दफ़ा दी है। अपने जिस्म में होने वाली तमाम छोटी छोटी चीज़ों को, जो भी चेंजेस होती हैं उस पर ज़रूर गौर फ़िक्र करें, क्योंकि हमारा जिस्म एक गाड़ी की तरह है बिल्कुल। जैसे अगर चलते हुए इंजन में आपका को मस्ता आ जाए तो ये भी रुक जाएगी, लेकिन गाड़ी का मस्ता क्या है कि उसके स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे जिस्म के जो स्पेयर पार्ट हैं ना इतने आराम से नहीं मिलते, तो उसका ख्याल रखें और फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।